नमस्कार जोहार। मैं शिवलाल सागर फिर से हाजिर हूँ थिएटर अप टू डेट की ओर से। पिछली बार हमने बात की थी कला और साहित्य को लेकर, और अंत ये था कि कला और साहित्य में संबंध क्या है। तो भाई, कला और साहित्य में अटूट संबंध है, क्योंकि कला अपने आप में मौलिक है, साहित्य अपने आप में मौलिक है, ये सच है। परंतु जहाँ शब्दार्थ अपने आप को पूरी तरह से मुखरित नहीं कर पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो वहाँ वो कला की मदद ले लेता है। और कला भी अपनी भावाभिव्यक्ति को उजागर करने के लिए कभी कभी साहित्य का भी मदद उसे लेना पड़ता है। हम इसके लिए एक दो उदाहरण लेते हैं और उस पर बात करने के बाद फिर कोई और नई चर्चा की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए एक राग कोई सिंगर गाता है, तो उस राग में भी एक आनंद है, एक मिठास है जो हमें आनंद देता है। वो है आर्ट। उस राग को जो समझते हैं, जानते हैं, कला प्रेमी हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और ठीक उसी तरह उसमें अगर कुछ शब्द जोड़ दिया जाए, एक गीत लिख दिया जाए, तो वो कला पूरी तरह से अपने आप को संप्रेषित कर सकती है। तो ये क्या है कि साहित्य यहाँ पर कला को जिस तरह मदद करती है, उसी तरह साहित्य जहाँ अपने शब्दों के माध्यम से अर्थों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वहाँ कला उसकी मदद करती है। तो वहाँ पर कैसे, जैसे मान लीजिए हम नाटक को ही ले लें, एक संवाद है। उस संवाद को जब एक अभिनेता, अभिनय कला है, परंतु डायलॉग जो लिखा जाता, नाटक जो लिखा गया, वो साहित्य है। तो वो उस संवाद को जब बोलता है अभिनय करके, तब वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इसी तरह एक दूसरे के लिए बने हैं, दूसरे के साथ अंगांगी जड़ित हैं। और हम आते हैं अब, हम रंगकर्मी हैं और मुख्यतः हमें नाटक के ऊपर ही चर्चा करना चाहिए। और मैंने इसलिए इसकी शुरुआत साहित्य से की, क्योंकि नाटक में साहित्य का भी एक उपादान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे नगण्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत आवश्यकता पड़ती है, और बाकी सब कला है। इसीलिए नाटक को हम, कुछ लोग नाट्य कला कहते हैं, तो कुछ नाट्य साहित्य कहते हैं। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो हम आते हैं, सबसे पहले एक्टिंग को ही देख ले। पाश्चात्य हमारे अरिस्टोटल, उन्हीं को एक तरह से माना जाता है जनक कला और साहित्य के। पूरा पाश्चात्य उनके पोएटिक के ऊपर निर्भर है। तो वो कहते हैं आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। भरत मुनि कहते हैं अपने तरीके से इसे भावानुकीर्तन। कोई कहता है एक्टिंग इज अ ट्रूथ, दूसरा कोई कहता है एक्टिंग इज अ लाई। अब समझे भाई, कोई गलत नहीं है। एक्टिंग इज अ मैजिक, एक्टिंग इज डूइंग, एक्टिंग इज परफॉर्मिंग, एक्टिंग इज हैपनिंग, एक्टिंग इज बीइंग, एक्टिंग इज बिकमिंग, एक्टिंग इज बिलीविंग। और कुछ लोग एक्टिंग इज कन्विंसिंग भी कहते हैं। तो इतना नाम, और कोई भी इसमें गलत नहीं है, ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, इस सभी के बारे में मानना भी पड़ेगा। तो आइए हम पहले तो ये है कि नाट्यशास्त्र को लेकर अभी बहुत सारे हमारे साथी उसके कुछ श्लोकों को भी हमसे भी हमें अवगत करा रहे हैं, और उस पर मैं तो नहीं चाहूँगा कोई छेड़छाड़ करना। मैं उससे थोड़ा हट के कुछ बातें ज़रूर करूँगा, क्योंकि साहित्य की बात चल रही थी। तो काव्य
सच पूछा जाए तो हमारे भारतवर्ष में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले काव्य का आविर्भाव हुआ। साहित्य में आपके महाकाव्य, कथा, गल्प, चंपू आदि जो भी आए, ये सब कथा साहित्य बाद में नाम हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ शुरू से आप देखें तो कोई भी पुराण शास्त्र जो भी लिखा गया है वो पद्यात्मक है, कविता में ही। बल्कि हमारा जनजीवन ही, हम पैदा होता है कोई बच्चा तो गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, सुलाते हैं बच्चे को तो लोरी गाते हैं। तो संगीत कला के साथ हमारा बिल्कुल एक बहुत गहरा एक संबंध रहा है। तो नाटक को संस्कृत साहित्य में अलग से नहीं लिया गया है, वो अलग कुछ नहीं, वो भी काव्य है। तभी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दो काव्य के नाम से अभिहित है। पहले श्रव्य काव्य था और बाद में आया दृश्य काव्य। तो खैर जो भी हो, अब हमें देखना कि काव्य क्या है। जब काव्य क्या है पर हम चर्चा करें तो लगभग लोगों ने जो कहा है, जगत और जीवन की अनुकृति ही काव्य है। तो जगत और जीवन की अनुकृति, जगत दो जगत, एक अंतर जगत है हमारी और एक बाह्य जगत। तो बाह्य जगत सर्वदा हमें अपनी तरफ आह्वान करता है, अपनी तरफ बुलाता है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। ये जो चर अचर, चल अचल, सजीव निर्जीव, सारा ब्रह्मांड, ये बाह्य जगत। और इस जगत को आप देखते होंगे कि कोई बरसात को लेके वर्षा कविता, तो कोई आम्रमंजरी को लेके, फाल्गुन को लेके, तो तरह तरह के माने ऋतुओं, हर माने प्रकृति को लेके, श्रृंगार रस में कोई सुंदरी का वर्णन, जो भी वीर रस में कोई कुछ लिखा। तो जो भी है बाह्य जगत में जो हमें दिखता है वो हमें अपनी तरफ, बाह्य जगत दोनों हाथ फैलाए हमें अपनी तरफ आकृष्ट करता है, आकर्षित करता है। और उस आकर्षण में जो अनुभव करता है और उसे अपनी अनुभूति के रूप में लोगों के सामने कोई भी माध्यम से प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है। केवल कविता नहीं, गीत नहीं, जो भी माध्यम से, कलात्मक माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हम उसे, उस व्यक्ति को रसिक कहते हैं, या जो उस कला को अनुभव करता है वो रसिक है। जो इसे प्रस्तुत करते हैं वो भी रसिक हैं, कवि प्राण है। और जो उसको अनुभूत करते हैं, उस रस को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई चित्रकार है तो उस चित्र को जब देखता है कोई और उसमें वाह वाह करता है, तो वैसी स्थिति में वो दोनों में एक जो संबंध है, दोनों रसिक हैं। जो इस रस को अनुभूत नहीं करता है वो व्यक्ति, जो मैंने कहा था इससे पहले कि साहित्य और कला के बिना भी मनुष्य जी सकता है, उसके लिए अनुपयोगी है तो उसके लिए अनुपयोगी हो सकता है। जो रस सृष्टि होता है तो उसे ग्रहण करते हैं रसिक व्यक्ति। मान लीजिए, और हर व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा। झरना, मान लीजिए पानी गिर रहा, झरना एक आदमी के लिए तो क्या बोलेगा, ऐसे है, तो वो तो नहीं है। उसमें उसके अंदर के जो सौंदर्य बोध है वो सब में नहीं होता है। और साथ साथ इस लाइन को जो हमने पहले कहा, जीवन और जगत की अनुकृति, अनुकृति शब्द का प्रयोग है, लेकिन अनुकृति का मतलब ये नहीं निकाला जाए कि उसका मलिन अनुकृति जो एज इट इज़ है और उसी को ही वर्णन कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसा है उसके अंदर की भावना, जैसे मान लीजिए एक अच्छा सा एक उदाहरण मैं देता हूँ।
पहले से प्रचलित है कि साहित्य समाज का दर्पण है, नाटक समाज का दर्पण है, कला समाज का दर्पण है। हाँ भाई है, पर उस दर्पण को हम सही ढंग से देखें तो दर्पण में हम क्या देखते हैं? अपना प्रतिबिंब मात्र देखते हैं। तो हम कैसे माने? साहित्य प्रतिबिंब नहीं है। साहित्य में हम जैसे दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो अंतर जगत, इनर, हम अंदर से क्या हैं, अंदर से क्या सोचते हैं, इसे साहित्य दिखाता है, दर्पण नहीं। तो ये इस तरह के जो तर्क तो सहस्र आलोकाघात संपादित होके, जैसे समुद्र के अंदर गहराई में डुबकी मारने के बाद जाके रत्न प्राप्ति होती है, उसी तरह उसमें गोते लगाने पड़ते हैं काव्य और साहित्य के लिए, कला के लिए, और उससे जो रत्न प्राप्ति होती है वही सब कुछ है। ये नहीं कि कुछ भी आप सामने देख रहे हैं और उसे लिख दिया और हमने तो लिखा है। जी नहीं। तभी तो हम बड़े बड़े लेखक, जैसे आधुनिक नाटक हम बोलते हैं कि अच्छे लिखे नहीं जा रहे हैं, पहले अच्छे लिखे जाते थे। ये बात क्यों आती है? उसके जो लिटरेरी वैल्यूज़ हैं, वो जो आलंकारिक लोग जो उसमें साहित्य का संरचना करके नूतन सृजनात्मक कार्य करते थे, वो समझना पड़ता है। और ये पाश्चात्य की बात या पूर्व की बात नहीं, हमारे प्राच्य में ये बात चलती है, ये नहीं। ये दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे जैसे कि मान लीजिए जॉन बेंसन ने कहा है ड्रामा क्या है, तो उन्होंने कहा है टू डिलाइट एंड टीच इज द एम ऑफ ड्रामा। तो क्या है उसका? डिलाइट करेगा, कौतुक देगा, खुशी देगी, और टीच भी करेगा। तो इसीलिए नाट्यशास्त्र में क्रीडनक कहा गया है नाटक को, खेल। और उस खेल कहने के बाद उसे केवल आनंद के लिए किया गया, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज यहाँ समाप्त करके हम खेल से अगली बार हम आगे बढ़ेंगे, खेल को लेके। ठीक है? नमस्कार, जय।